Hello everyone, welcome back to your next lecture of surfaced chemistry। देखो, लास्ट हमने एड्जॉर्प्शन को डिस्कस किया था। एड्जॉर्प्शन के टाइप पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े थे और हमने फिज़िकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस देखा था। साथ ही साथ हमने प्रेशर का इफ़ेक्ट भी देखा था x/m के ऊपर। आज जो है हम इसी को डिटेल से स्टडी करेंगे और हमें इसको अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, हमारे पास दो ग्राफ है, दो आइसोथर्म्स है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स होते क्या है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। आइसोथर्म मतलब जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये x/m हो गया आपका और ये हमारा क्या हो गया x/m और ये प्रेशर और टेम्परेचर हमने बोल दिया कांस्टेंट। और हम इसका ग्राफ भी जो है वो पहले देख चुके हैं कि हमें कैसा ग्राफ मिलता है। हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है कि प्रेशर बढ़ाने पे जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ होता जाता है और फिर लास्ट में जाके पैरेलल हो जाता है, चाहे आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो। फिर उसके बाद एड्जॉर्प्शन जो है या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब यहाँ पे जाके ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट क्यों हो गई या प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ा इस ग्राफ पे, उसी को एक्सप्लेन जो है वो किया था फ्रेंडलिच ने। फ्रेंडलिच जो है वो क्या बताता है उसको हमें ध्यान से सुनना है। फ्रेंडलिच जो आइसोथर्म है वो ये बोलता है मेनली कि ये फिज़िकल एड्जॉर्प्शन पे लगेगा। क्यों? फ्रेंडलिच वाला जो है वो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन पे क्यों लगेगा? क्योंकि वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए एक्सेप्टेबल है। दूसरी चीज़ ये जो है वो सिंगल लेयर के ऊपर लगता है। तो आप तो कहोगे कि वॉन्डरवॉल जो एड्जॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर होता है, लेकिन उसकी जो एक सिंगल लेयर होती है उसी के ऊपर ये फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो है वो एप्लीकेबल है। अब देखो, वही इसने क्या किया, ऐसे ग्राफ प्लॉट किया x/m और प्रेशर के बीच में। ठीक है, और फिर इसने क्या देखा, ऐसा कुछ ग्राफ हमें देखने को मिलता है कि पहले जो है वो तेज़ी से चेंज आते हैं, फिर धीरे धीरे कम होके लास्ट में एट द एंड एक्स एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अब इसने क्या बोला कि हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हाँ, ये जो x/m है वो क्या हो रहा है, प्रेशर के साथ बढ़ रहा है। यानी x/m प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर की 1 पावर के प्रोपोर्शनल नहीं है। क्योंकि अगर प्रेशर की 1 पावर के प्रोपोर्शनल होता तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलती। अब हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये क्या बोलता है, प्रेशर जो है वो x/m प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की 1/n पावर के, और ये 1/n जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या चीज़ें बताता है। ये तो सिंपली जो फ्रेंडलिच है उसने ग्राफ प्लॉट करके इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि भाई x/m एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर की 1/n पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिच का जो इक्वेशन है वो यही है जिसमें 1/n की वैल्यू 0 to 1 होती है, यानी ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन 1 होगी। अब हम क्या करें, इस ये जो इक्वेशन है इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉग के फॉर्म में लिखने से पहले भी हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, x/m इज़ प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम हमेशा, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हमने k बोल दिया, kp की पावर n। अब हम जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये लॉग x/m ही रखना है, इसको इज़ इक्वल टू इसका लॉग ले लो, लॉग k। मैंने फॉर्मूला लिखाए हुए हैं आपको,
और जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और ये p की पावर पे है तो पावर पहले आ जाएगी, तो ये 1/n log p। अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे हम यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो करेंगे इसके, एक तो log x/m के बीच में, और दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे log p के बीच में। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो कैसी बन रही है, ये y इज़ इक्वल टू ये m, ये x, ये प्लस c, यही है। ये हमने y एक्सिस पे रख लिया, ये हमने x एक्सिस पे रख लिया, तो ये बच गया, और इधर log k बच गया, यानी ये c है, और ये लीनियर इक्वेशन है ग्राफ प्लॉट करते हैं तो, और ये c है। c किसको बताता है, इंटरसेप्ट को, मतलब आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ इस पे क्या आएगा, इंटरसेप्ट आएगा। फिर उसके बाद m किसको बताता है, स्लोप को, तो ये आपका स्लोप जो आ रहा है ये ऐसे, ये जो स्लोप बनेगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 1/n के इक्वल। तो ये तो स्लोप 1/n के इक्वल हो गया, और ये नीचे वाला इतना जो सेक्शन है वो आपका log k हो गया, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट को। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, ये x/m, ठीक है। फिर उसके बाद में ये log में है, ठीक है, समझ जाना, ये log में है, और ये इधर log p है। ग्राफ प्लॉट करो तो ऐसा ग्राफ हमें कुछ देखने को मिलेगा, जिसका स्लोप जो है ये ऐसे है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये ऐसे आएगा हमारा स्लोप। ये जो स्लोप है वो किसके इक्वल आता है, हमारा 1/n के इक्वल आता है, और ये जो इंटरसेप्ट आता है वो किसके इक्वल आएगा, log k के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है उसके अंदर इंटरसेप्ट log k है, और हमारा जो स्लोप आता है ऐसे, ये स्लोप जो है वो 1/n आता है। अब ये सब तो हो गया, हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था, हमने क्या देखा था उस ग्राफ के अंदर, ये ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिला हमें। ये क्या था, आपका x/m था, और ये आपका क्या है, प्रेशर है। इसके बाद में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो आप क्या देखते हो, इसने 3 कंडीशन लगाई। फर्स्ट कंडीशन तो क्या थी, ये देखो प्रेशर इधर बढ़ रहा है ना, तो यहाँ की बात करें ये नॉर्मल लो प्रेशर पे, फिर ये बीच के से प्रेशर पे, और फिर ये हाई प्रेशर के ऊपर। लो प्रेशर पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो ग्राफ है वो ऐसे है, थोड़ा सा लीनियर है। लीनियर ग्राफ हमारा कब आता है, जब x/m क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 1 के, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडरेट में कैसा आ रहा है ग्राफ, थोड़ा सा कर्व आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे जो x/m है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल तो होगा, लेकिन 1 पावर के नहीं होगा, बल्कि 1/n पावर के होगा। मतलब इस 1/n की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 0 से लेकर 1 तक होगी, ठीक है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा, क्योंकि यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, कुछ कर्व आ रहा है, और कर्व आते ही ये p की 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। 1 पावर के तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो स्ट्रेट लाइन शो कर है। फिर उसके बाद में ये ग्राफ देखो कैसा हो गया, ऐसे पैरेलल हो गया x एक्सिस के। तो इसका मतलब यहाँ पे जो x/m आ रहा है वो क्या है, p की 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। p किसी की भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, x/m जो यहाँ पे है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो 3 कंडीशन है हमारी, यहाँ पे लो प्रेशर पे x/m p के 1 पावर के, और अगर मॉडरेट प्रेशर है तो 1/n पावर के, और अगर हाई प्रेशर है तो 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने आपको फ्रेंडलिच आइसोथर्म एक्सप्लेन कर दिया, बट फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि यहाँ पे प्रेशर जो है उसके ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करता है, या प्रेशर को आप कितना भी बढ़ा दो वो स्ट्रेट लाइन में ही क्यों जा रहा है, पैरेलल ही क्यों हो रहा है, उसमें चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं x/m में, ठीक है। इस चीज़ को फ्रेंडलिच एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं दैट इज़ लैंगम्यूर। लैंगम्यूर जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, बट वो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है।
फिर उसके बाद हमारे पास आती है, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं एड्जॉर्प्शन सॉलिड कंडीशन के अंदर। अब हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन जो है वो सॉल्यूशन फेज से। एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ सॉलिड पे ही नहीं होता है, इवन लिक्विड के अंदर भी होता है। कोई जो एड्जॉर्बेंट होता है, एड्जॉर्बेट होता है, इनके बारे में हम बात करते हैं कि हमारा ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, सॉल्वेंट भी होंगे, सॉल्यूट भी होंगे। सॉल्यूशन है तो दोनों ही चीज़ें होगी। तो क्या होता है, कुछ ऐसे एड्जॉर्बेंट भी होते हैं जो किसको एड्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को एड्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट जो है, कोई स्पेसिफिक सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में से जब किसी एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब हो जाएगा तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। हमने जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने रो शुगर ली, ठीक है, इसको हमने पानी में घोल लिया, यानी इसकी चीनी का पानी बना लिया हमने। ठीक है, अब ये रो शुगर है जो कि ब्राउन कलर में होगी। अब इसके अंदर अगर हम एनिमल चारकोल डाल दें तो ये क्या करेगा, इस रो शुगर से, शुगर का सल्यूशन बना हुआ है हमारे पास, इसमें एनिमल चारकोल डालते ही इस रो शुगर से ब्राउन जो कलर है या डाइस वाला जो पार्ट है उसको एड्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन शुगर के पार्टिकल्स को एड्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम शुगर का क्या कर सकते हैं, डीकलराइजेशन कर सकते हैं एनिमल चारकोल के थ्रू। एनिमल चारकोल सॉलिड है, सॉल्यूशन में डाला तो वहाँ से किसको एड्जॉर्ब कर लेता है, डाइस को, और शुगर ऐसी की ऐसी रह जाती है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन फेज़ की। जब हम गैस की बात कर रहे थे तो हमने इक्वेशन लिखी थी Kp⁴ लेकिन अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन फेज़ की। तो यहाँ पे जो P है उसकी जगह हम लिख देंगे सिर्फ C। सिर्फ जो डिफरेंस है वो यही है कंसंट्रेशन का। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म यूज़ में लेंगे और वहाँ पे गैस की बात करें तो प्रेशर को यूज़ में ले लेंगे। तो x/m इज़ इक्वल टू Kc⁴ वही log के फॉर्म में लिख दो तो log क्या हो जाएगा, x/m log K प्लस 1/n log C। ये हमारी क्या निकल के आ गई, जो इक्वेशन आती है वही इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ किसकी जगह रिप्लेसमेंट हुआ है, प्रेशर की जगह C आया है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे सॉल्यूशन फेज़ में। ये जो K है हमारा कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, जो सॉलिड है उसके नेचर पर, यानी एड्जॉर्बेंट जो हमने ले रखा है उसके नेचर पर, जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर पर, पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, इन सब के नेचर पे डिपेंड करता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, कि हमने एड्जॉर्प्शन तो पढ़ लिया, और क्यों पढ़ रहे हैं ये तो पता होना चाहिए ना, कि कहाँ कहाँ काम आता है। तो सबसे फर्स्ट जो काम आता है वो मैं बता चुकी हूँ, गैस मास्क के अंदर। गैस मास्क में जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो क्या करता है, कई सारी पॉइजनस गैसेस जैसे CO हो गया, CH4 हो गया, इनको एड्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा, हम जब क्लोथ्स जो होते हैं उनको कलर करते हैं, यानी कपड़ों को जो है रंगवाते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारी एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस काम में आता है। और उसमें कौन काम में आती है, एलम फिटकरी। फिटकरी जो है वो क्या करती है, कपड़ों को कलर करने के काम में ली जाती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, कपड़ों को कलर कैसे करेगी, जो डाइस है उनको एड्जॉर्ब कर लेगी, एड्जॉर्ब करने से कपड़ों को कलर मिल जाएगा। थर्ड, हम पढ़ चुके हैं मॉइस्चर हटाने के लिए सिलिका जेल का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, फिर इसके अलावा कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए तो हम क्या करते हैं, चारकोल जो है उसकी हेल्प लेते हैं। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, इनके अंदर जो कलर्ड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उनको हटा देते हैं। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हिट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो होता है या हिट्रोजीनियस कैटेलाइसिस जो होता है
उसके अंदर भी क्या होता है, जो कैटलिस्ट हम काम में लेते हैं वो एड्जॉर्प्शन पे ही बेस होते हैं। जैसे हमारा अमोनिया फॉर्मेशन का हैबर प्रोसेस है, उसमें जो आयरन होता है वो एड्जॉर्प्शन का ही काम करता है। फिर कांटेक्ट प्रोसेस होता है H2SO4 के फॉर्मेशन का, उसमें जो प्लेटिनम होता है वो भी यही काम करता है। ऑयल्स जो है उनका हाइड्रोजिनेशन होता है, तो वो जो हाइड्रोजिनेशन में हम निकिल को काम में लेते हैं वो भी यही सेम काम करता है, यानी एड्जॉर्प्शन करते हैं। फिर उसके बाद सिक्स्थ जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, आयन एक्सचेंज रेजिन या डीसॉल्टिनेशन ऑफ वाटर। तो अब आयन एक्सचेंज रेजिन के अंदर क्या किया जाता है, ये किस लिए काम में लिए जाते हैं, जो आपका हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। और हार्ड को हम सॉफ्ट कैसे बनाएंगे, इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव कर दो। जैसे आपका COOH है या है, एक SO3H है, ठीक है। इसी तरीके से आपका NH2 है। ये सारे के सारे, वैसे तो हम मेनली ये वाला पढ़ चुके हैं, तो ये COH SO3H NH2 ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन में से स्पेसिफिक आयंस जो होते हैं उनको एड्जॉर्ब कर लेते हैं और हार्ड वाटर को कैसा कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैक्यूम क्रिएट करने में। तो जो चारकोल होता है वो लिक्विड एयर से एयर को एड्जॉर्ब कर लेता है। चारकोल की बात कर रही हूँ, चारकोल जो होता है वो लिक्विड एयर से एयर को एड्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब ये एयर को अगर एड्जॉर्ब कर ले तो क्या जनरेट हो जाएगा, हाई वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। और ये हाई वैक्यूम जो है वो यूज़ में लिया जाता है लिक्विड एयर, लिक्विड H2 इनके स्टोरेज में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी सबको ही पता है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करेंगे, मिक्सचर लेंगे जिनके अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ वाले आयंस प्रेजेंट है और उन सबको हम क्या कर देंगे, क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट कर देंगे। जैसे मैं बोलूँ गैस और सॉलिड, ये एक क्रोमेटोग्राफी है। दूसरी लिक्विड और सॉलिड, ये एक क्रोमेटोग्राफी है। तो गैस और सॉलिड में जो सॉलिड फेज़ है या लिक्विड और सॉलिड में जो सॉलिड फेज़ है वो तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसके ऊपर मूवेबल कौन होगा, जो आपका लिक्विड है या गैस है वो। कैसे, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड और गैस जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें हम क्या करेंगे, गैसेस के मिक्सचर में से गैस को सेपरेट करेंगे। और लिक्विड सॉलिड जो क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो लिक्विड है उसके मिक्सचर में से लिक्विड को एड्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो सॉलिड फेज़ है वो स्टेबल है, लिक्विड और गैसियस फेज़ जो होती है वो नॉन स्टेबल होती है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बेसिस पर उनको अलग अलग कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारी एप्लीकेशन आती है वो हमारी आती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो आपका एल्यूमिनियम+3 होता है वो लैक टेस्ट देता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ब्लू लिटमस तो आपने सबने देखा होगा, ऐसे पतली सी लिटमस पेपर की स्टिप होती है, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो सॉल्यूशन होता है उससे ब्लू लिटमस के कलर को एड्जॉर्ब कर लेता है। और ब्लू लिटमस के कलर को एड्जॉर्ब करेगा तो ब्लू लिटमस लैक टेस्ट देगा, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, एड्जॉर्प्शन के ऊपर ही बेस्ड है। अब हम बात करते हैं कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस या कैटलिस्ट जो है वो क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बर्जीलियस जो है उसने देखा कि कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है जो वेलोसिटी में चेंज शो करती है। मतलब अगर उनमें हम कोई आउटर सब्सटेंस मिक्स कर दे तो उन केमिकल रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे मैं बात करूं कि KClO3 है, तो पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो अगर कैटलिस्ट ना डाले तो 600 डिग्री सेल्सियस पे
टूटना स्टार्ट करता है, मतलब 600 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज होना लगता है। लेकिन अगर उसमें कैटलिस्ट हम क्या डाल दें, MnO2 को मिक्स कर दे, तो कैटलिस्ट MnO2 को मिक्स करते ही ये डिसोसिएशन 338 डिग्री सेल्सियस पे ही हो जाता है। तो देखो रिएक्शन हमारी क्या है, ये 2KClO3 हो गया हमारा। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने कैटलिस्ट डाल दिया, MnO2 टेम्परेचर कर दिया 338 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अब ये क्या बना लेगा, KCl बना लेगा और 3O2 बना लेगा। ये हमारी KClO3 की रिएक्शन है, कैटलिस्ट डालते हैं। अगर इसको उड़ा दे तो ये जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो लास्ट में ये पता लगा कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में जो वेलोसिटी चेंज है वो तभी होता है जब उसके अंदर कोई हमने एक्सटर्नल सब्सटेंस मिलाया है और जो अपनी मास कंपोजिशन में किसी तरीके का चेंज नहीं लाता है, सिर्फ रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को कैटालाइसिस बोलते हैं। अब देखना रिएक्शन कैसे होती है, मतलब ग्राफ कैसे बनता है। ये हमारी एनर्जी आ गई और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आ गई। मैं शॉर्ट में रिएक्शन ही लिख देती हूँ। एक तो हमने क्या ले रखा है, कैटलिस्ट ले रखा है। जब हमने कैटलिस्ट ले रखा है तो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ये बन रहा है। दूसरा जो है, हमने कैटलिस्ट नहीं ले रखा है, सॉरी कैटलिस्ट ले रखा है, तो हमारी जो रिएक्शन की रेट आती है, पाथ आती है, वो ये ग्रीन वाला आता है जब कैटलिस्ट है, और जब कैटलिस्ट नहीं है तो ये रेड वाला, जब कैटलिस्ट है तो ये वाला। और ये वाला जो पाथ होता है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे ही इसके लिए ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। कैटलिस्ट नहीं है तो ये पाथ छोटा हो गया, मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, और कैटलिस्ट है तो ये पाथ बड़ा होगा, रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। यानी कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसके बेसिस पर, एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पर। एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी थी, अब ये इतनी सी हो गई, इसे हम क्या बोलते हैं, EA, एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से रिएक्शन का पाथ छोटा हो जाता है और रिएक्शन जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटलिस्ट, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, इन सब को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।